हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। और बिफोर वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर, मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप क्विकली ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद आवर टुडेज टॉपिक। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे एनएचबी इकोनॉमी से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ कौन से एरियाज़ में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ें आज हम डील करने वाले हैं। सो आई एम श्योर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। सो क्विकली आई वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी एंड नॉट जस्ट जॉइन मी, दोज हु आर जॉइनिंग मी राइट नाउ काइंडली शेयर द सेशन एज वेल, ताकि और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज का लेक्चर जैसे आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं एग्जाम में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। इनमें से तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप डेफिनेटली वहाँ पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो उन एरियाज़ में से जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, तो क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। तो हम आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट डू काइंडली ज्वाइन एंड डाउनलोड दिस अड्डा 247 ऐप, जहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आप मैं चाहती हूँ इनका जो ये आप यूटिलाइज करो। सो हियर वी विल बी गेटिंग सो व्हेन वी डाउनलोड दिस ऐप यू विल बी गेटिंग करंट अफेयर्स। इस ऐप पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको क्विजेस भी मिलेंगे, जो भी आपको अगर प्रैक्टिस करने हो क्वेश्चंस तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको मैगजीन्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी, जहाँ से आप अपने चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। आपको नोट्स और आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी बेटर ताकि आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिले और आप बेटर तरीके से अपने नोट्स में अपडेशन कर पाओ और बेटर परफॉर्म कर पाओ। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेंगे। उसके साथ साथ पावर कैप्सूल्स और बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे अलग अलग एग्जाम से रेलिवेंट। राइट, इतना ही नहीं, आपको जॉब अलर्ट्स के बारे में भी हम बताते हैं ताकि आपका कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। सो काइंडली डाउनलोड दिस अड्डा 247 ऐप। दैट इज इट अबाउट दिस। Next up, we have those who are joining us today for the first time. I want to repeat this to everyone, those who are joining us for the first time. मैं आपको क्विकली बताना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 29 अक्टूबर को। ठीक है, और लास्ट डेट आपकी 18 नवंबर है। तो काइंडली ये जो फॉर्म है ये आप फिल करिए। ठीक है, ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप शायद ये सवाल पूछ सकते हो कि सीट्स कम है तो हम क्यों भरे, बट मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स कम होना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये सोच रहे होते हैं सीट्स कम है और फॉर्म भरते ही नहीं है। सो यू नेवर नो कि ये आपका एक चांस हो सकता है टू गेट इनटू द सर्विस। राइट, सो 18 नवंबर लास्ट डेट है, आप ये याद रखें। इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग 2023 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू डेट भी आपके मार्च अप्रैल तक इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो जाएंगे, तो काफी क्विक प्रोसेस होने वाला है। विद इन 6 मंथ्स आपका सब हो जाएगा। राइट, अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhb.org.in, यहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। राइट, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी आपको रिवाइज करवाऊं अगेन, देखिए जिनको पता है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है, और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं 155 155 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 200 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर आपको 3 घंटे में पूरा करना होगा, विच इज 3 hours यू विल गेट टू कंप्लीट योर पेपर। राइट, और ये हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम इस तरीके से आपको क्लासेस में ही क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपका ये टाइम मैनेजमेंट भी आप प्रॉपर्ली कर पाओ। राइट, इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, अगर हम थोड़ा सा करें सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर में 45 क्वेश्चंस आएंगे विच विल बी कंटेनिंग 60 मार्क्स। उसके अलावा दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही भाषाओं में आपको ये पेपर प्रोवाइड किया जाएगा 60 मिनट्स में, यानी 1 घंटे में आपको ये पोर्शन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जनरल अवेयरनेस पढ़ते टाइम आपको इकोनॉमी और बैंकिंग पे स्पेशल फोकस देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का ही ये पेपर होगा। मतलब एक
क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ये आपको 40 मिनट में पूरा करना है, ठीक है जी। उसके बाद इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के इंग्लिश में, ठीक है, और 35 मिनट्स में आपको वो कंप्लीट करने होंगे। अगर हम मैथ्स की बात कर ले या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले, जहां पर आपको डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 35 और 60 नंबर का ये पेपर होगा, राइट। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये पेपर किस तरीके से कंडक्ट होगा? आपके पहले इन सब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब जहां पर हमसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं और हमें करेक्ट जो भी करेक्ट आंसर है वो टिक करना होता है। दूसरी तरीके का पेपर होता है जिसको हम सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको उसके आंसर को एक्सप्लेन करना होगा, राइट, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जहां से आपसे लेटर और ऐसे लिखवाए जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 25 नंबर के, राइट। तो ये हुआ पूरा एक एग्जाम का पैटर्न हमारा। आई एम श्योर ये एग्जाम पैटर्न आपका बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिनको नहीं पता स्पेशली, ओके। आई अगेन रिपीट कि आप फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैकेंसी के बारे में, इस एग्जाम पैटर्न के बारे में और इकोनॉमी की क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये सब आपको क्लियर। वेरी गुड इवनिंग तुषार जी, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन माई क्लास, ओके। सो ये अब तक तुषार आपने कुछ मिस नहीं किया है। हमने जो भी कल मैंने आपको एक बारी पैटर्न बताया था, वही पैटर्न मैंने फिर नए लोगों के लिए जो आज हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार क्विकली रिपीट करवाया है। सो काइंडली डोंट थिंक कि आपने कुछ मिस किया है। और इससे पहले कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी क्या कहते हैं पेड बैच है इसका, वो 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर आप जो है जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग बहुत प्रॉपरली मिलेगी, गाइडेंस बहुत प्रॉपरली मिलेगी, जहाँ पर आपको वीडियोस से लेके पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस तक, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो 11 नवंबर इज द डेट जहां से ये सेशन शुरू होने वाले हैं, पेड बैचेस शुरू होने वाले हैं NHP के। तो आप ये ध्यान रखें। और अगर जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, अगर हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ना है, तो आप ये कोड लगा के यूज़ कर सकते हो, जहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। Y674 आप यूज़ करिए, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू कैन ज्वाइन विद मी स्पेशली फॉर द इकोनॉमी क्लासेस NHB के लिए। और NHB ही नहीं, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना लिमिटेड ही नहीं रहेगा। NHB डेफिनेटली ये कोर्स एक्सक्लूसिवली NHB के लिए है, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हर एक पेपर में काम आते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अदर एग्जाम्स के लिए भी। इज दैट क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? ओके, so now moving ahead, so मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज का जो सेशन है इज ऑल अबाउट कि कैसे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। उनमें से एक टॉपिक है GDP, ठीक है। GDP एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आपके फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, या GDP से रिलेटेड कोई भी करंट न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले इसका आपको मतलब समझना पड़ेगा, जिसको मैं कॉन्सेप्ट बोलती हूँ हमेशा, कि GDP एग्जैक्टली होता क्या है, हम GDP को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। GDP किसी देश की ज़्यादा होना कम होना उस देश की किस हालत को दर्शाता है, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि किसी भी देश की GDP के क्या नंबर है, ये सब चीज़ें आती है आपके फैक्ट्स में, राइट। और अभी
किस देश का क्या जीडीपी चल रहा है, एक दूसरे से कंपेयर करना, किस देश का क्या नंबर चल रहा है, ठीक है, या किन चीज़ों की वजह से जीडीपी गिर रही है या बढ़ रही है, ये सब आते हैं प्रेजेंट स्टेट की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें आती है आपकी करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज़ में, राइट। तो यहाँ पर इस कोर्स में यही मेक श्योर किया जाएगा कि ये वाला टॉपिक हम डेफिनेटली कवर करें, उसके साथ साथ और भी टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी एनएनपी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। वॉइस नहीं आ रही, क्या किसी को वॉइस का इशू है? प्लीज मेरे को बताइए एक बारी। तुषार प्लीज मुझे बताइए, क्या आपको भी वॉइस का इशू आ रहा है? किसी और को भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? प्लीज मेरे को क्विकली बताइए, फिर हम कुछ सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट क्या सभी को वॉइस में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है? तुषार काइंडली टेल मी इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द वॉइस, और एनीवन कैन टेल मी। ओके, एकदम अच्छी आ रही है। अच्छा जी, तो बायोलॉजी फैक्टर आप अपना, हाँ जी, तो बायोलॉजी फैक्टर आप अपना जो है एक बारी सिस्टम रिफ्रेश कर लीजिए, है ना? ओके ओके, परफेक्ट, आई थिंक अभी ठीक हो गया है। ग्रेट ग्रेट, चलिए। सो हम बात कर रहे थे जीडीपी की, और हम उसके साथ साथ ये भी मैं बता रही थी कि इन्फ्लेशन, सॉरी नॉट इन्फ्लेशन, इनकम, नेशनल इनकम वगैरह है, उनको कैसे काउंट करना है, जीएनपी एनएनपी के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जीडीपी में क्या सारी चीजें आती है। मतलब जीडीपी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही कैलकुलेट करते हैं, या फिर फॉरेन में भी जो हमारी कंपनियां जाके काम कर रही है वहां से जो पैसा भेज रही है वो भी काउंट करते हैं, या फिर हम रेमिटेंसेज जो बाहर से आ रहे हैं वो भी काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या ऐड करना होता है, क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो सब आ जाता है, वो सब आ जाता है आपका किसमें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, जो हम आगे के लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपके लिए डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू एज वेल, बट एज ऑफ नाउ यू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जीडीपी वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत हैं, तो हम ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते, राइट? ओके, हाय शीतल, आई वेलकम यू टू माय क्लास। मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगेन इसका जो रेलेवेंस है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इकोनॉमी स्टूडेंट को, या फॉर दैट मैटर अगर आप बैंकिंग के लिए या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम होते हैं जहां पर आपको सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑन द अनदर हैंड काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपके डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर भी लिए जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपसे लिखवाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है, आपको आंसर पूरा लिखना होता है, इलैबोरेट करना होता है, स्पेशली उन जगहों में एंड ऑल्सो जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, दोनों ही जगहों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बजट से डायरेक्ट आपसे बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो यही कि कौन पेश करता है, कैसे कब पेश होता है बजट वगैरह वगैरह। उसके बाद इस साल कितना बजट पेश किया गया, कौन सी डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला, क्या कुछ स्कीम्स रही हैं जो नई आई हैं और किसको क्या कितना पैसा मिला है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट में कवर होती हैं। और हमारे ओके तुषार, डोंट वरी, आप वीक हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मेरे साथ बस बने रहिए। जस्ट मेक श्योर कि जैसा मैं आपको बोलती हूँ आप उतना करिए, आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे में एकदम सुपर्ब हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट दैट पोर्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू इन दैट, राइट? सो डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर पॉइंट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो सिर्फ आपको एक बारी उन्हीं को रिवाइज करना है। रही बात समझाने की, तो क्लास में मैं आपको सारे जो भी टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे नए टर्म्स होते हैं जो हमें शायद नहीं समझ आते, तो मैं उन टर्म्स को आपके लिए ईजी बनाऊंगी, उन टर्म्स को पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद आपको फैक्ट्स की प्रॉपर लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी कि यही आपको पढ़ना है, इसी को फटाफट रिवाइज करके एग्जाम में आप बैठिए, राइट? तो यहीं से बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आएंगे, जो मैं आपको पॉइंटर्स या फिर फैक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, राइट? सो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू नीड टू प्रेजेंट इन, यू नीड टू बी देयर इन माई क्लास, ठीक है? तो आप रहिए मेरी क्लास में, उसके बाद तो सब सॉर्टेड है। ओके, सो बजट इज वन पार्ट, देन नेक्स्ट कम्स इज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे
भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से कितना कुछ पढ़ना है कितना कुछ नहीं पढ़ना है, अगेन वो मेरा जॉब है। तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर फैक्ट्स और प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, राइट। तो सर्वे हो या बजट हो, दोनों ही इकोनॉमी पोर्शन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो यूपीएससी हो, मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक पेपर के लिए, ये दो जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि देखो जो हमारे गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज करता है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है, ठीक है, या फिर नीति आयोग रिलीज कर रहा है, आरबीआई कुछ रिलीज कर रहा है ना, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो सब हम कवर करवाएंगे, राइट। तो आप यू डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट कि कहाँ से क्या पढ़ना है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बट फॉर दैट आई अगेन वांट टू रिपीट दैट यू ऑल नीड टू ज्वाइन मी इन द पेड सेशन, सो दैट आपको ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जिस तरीके का मैं बता रही हूँ, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का पूरी यूटिलिटी के लिए आपको यू नीड टू कम एंड ज्वाइन मी इन दोज सेशंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है करंट कैपिटल्स एंड करेंसीज। ये एक ऐसा फैक्चुअल पॉइंट है या फिर एक ऐसा आप बोल सकते हो एक टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है, जहां से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स एटलीस्ट प्रिपेयर रहे कि अगर किसी भी तरीके का पेपर आ गया, चाहे वो अगर कोई मिडिल लेवल का पेपर आता है, तो आई एम श्योर आप केटर कर पाओगे, आप हैंडल कर पाओगे। बट अगर कुछ एक्सट्रीम आ गया या कुछ भी रैंडम एग्जामिनर ने पूछ लिया, वो भी आप हैंडल कर पाओ, वो भी आप केटर कर पाओ, ये मेरी अप्रोच रहेगी, राइट। उसी के लिए मैंने कुछ ऐसे रैंडम अलग से टॉपिक्स भी डाले हैं, जो स्पेशली फैक्चुअल टॉपिक्स, जो सिर्फ आपको याद करने हैं, बट डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। मतलब सारे ऐसे सब कंट्रीज़ के नाम, सब कंट्रीज़ के कैपिटल्स, करेंसीज हमें याद नहीं करने हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम करंट अफेयर्स उठा के देखेंगे। करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब दिस इज माय जॉब टू डू, आप चिंता मत करिए, आपको नहीं उठा के देखना है, दैट्स माय जॉब टू डू, कि पिछले 6 महीने में, एक साल में, मैं एक साल का ही प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। अगेन टू मेक माई स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो, हम 6 महीने का नहीं, मैं एक साल का आपको करंट अफेयर दूंगी, ताकि आप, और बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको दूंगी, ठीक है। आप ये प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि एक साल बोल रही हूँ तो शायद आपको 500 पेज पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, आपको वही 10, 15, 20 जो भी पेजेस पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, राइट। सो आई वाज सेइंग कि एक साल में जितनी भी कंट्रीज रही हैं न्यूज़ में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका में इतनी ज़्यादा खराब हालत रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी महीनों तक न्यूज़ में रहा है। तो श्रीलंका के कैपिटल करेंसीज हम देखेंगे, या फिर श्रीलंका से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज़ है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम वो पढ़ेंगे। स्टैटिक करंट अफेयर क्या होता है जी? स्टैटिक अलग होता है, करंट अफेयर, ओके, मैं समझ गई। बट आपको ये दोनों चीज़ें ही करवाई जाएंगी, स्टैटिक पोर्शन भी, मतलब जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, अलॉन्ग में जो भी आपका करंट अफेयर पार्ट है, राइट। ओके, श्रीलंका का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, राइट। और रही बात, नहीं जी, ये NHB के लिए है, NHB यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना जी, NHB के लिए है ये वाली क्लास। SBI CBO के लिए क्लास मैं 6 बजे लूँगी, YT पे जो मेरी क्लास आती है वो 6 बजे आती है, और SBI CBO का जो पेड बैच है वो 6:30 बजे आपका शुरू होता है, ठीक है। रोज 6:30 बजे SBI CBO का पेड बैच में लेती हूँ, एंड देयर ऑल्सो आई एम टेकिंग इकोनॉमी, ठीक है, आई एम योर इकोनॉमी मेंटोर इवन देयर, राइट। चलिए, सो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पूरी 200+ कंट्रीज हम नहीं देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ओनली, कि आप इतने कम समय में, क्योंकि एग्जाम इज ऑल्सो अप्रोचिंग, कि आप इतने कम समय में ये सब याद कर लो। ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, तो उसकी भी मुझे पूरी तरीके से जानकारी है, पूरी तरीके से कद्र है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन करूँगी ही नहीं, मैं आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से मटीरियल प्रोवाइड करूँगी, कि मैं आपको बताऊँगी कि जी आपको देखो इतना ही पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये लीजिए नोट्स, इसको रिवाइज करके फटाफट चले जाइए। हाँ जी तुषार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड। ओके, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की।
अगेन यहाँ से मैं कोई भी बैंकिंग का पेपर मैंने अब तक उठा के देखा है ना, तो मैंने उस पेपर में हमेशा एक शब्द को पाया है जो कि है CRR। ठीक है, तो इसी से CRR एक टूल है किस चीज का, मॉनेटरी पॉलिसी का। टूल का क्या मतलब होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हालांकि हम ये डिटेल में अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, और मैं अपने पेड बैचेस में तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारी चीजें कवर करवाऊंगी, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारा सेंट्रल बैंक हमारे लिए बनाता है। ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक किसी भी हमारे देश के लिए बनाता है, ताकि हमारे देश में जो महंगाई है वो बढ़े ना, चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए ये पॉलिसीज RBI द्वारा डिज़ाइन करी जाती हैं। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि RBI एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को करता कैसे है। तो RBI के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू RBI ये करता है, और उन टूल्स को ही हम कहते हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, OMO। द लिस्ट इज बिग। ठीक है, आपको वहां पर नहीं जाना है कि कितनी बड़ी लिस्ट है, वो मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से वो पूरी लिस्ट भी पढ़ा दूंगी, और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं। ठीक है, CRR वैसे इफ यू टॉक अबाउट द फुल फॉर्म, CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। राइट, चलिए, तो मैं सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंस आज के लेक्चर में बताना चाहती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने हर एक प्रीवियस ईयर, अगर आपने इससे पहले भी बैंकिंग के एग्जाम दिए हैं, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो आप सब ने ये देखा होगा, आप सब ने नोटिस किया होगा कि CRR पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। या तो डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि CRR की फुल फॉर्म बताइए, या फिर CRR का भी प्रेजेंट रेट क्या है। देखिए, रेट्स भी होते हैं, RBI कुछ रेट सेट करता है, करंटली 4.50% करके रेट है, बट वो रेट क्या है, उस रेट का क्या फर्क होता है, उस रेट से महंगाई बढ़ती है कि घटती है, RBI कैसे डिसाइड करता है, ये सब चीजें हम अपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जब हम लेंगे उसमें समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये देखिए, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई है सुजित दास जी, क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। बट अगेन, जब मैं लूंगी तो मैं तसल्ली से लूंगी, अभी मैं आपको जल्दबाजी में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाहती, एक सीक्वेंस में हम चीजों को पढ़ेंगे, है ना। बीच बीच में देखिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ना किसी भी चीज को जब प्रिपेयर करते हो तो उसको ना सीक्वेंस से पढ़ा करो। राइट, सीक्वेंस से जब आप पढ़ोगे तो ही आपको वो चीज समझ आएगी, आप कनेक्ट कर पाओगे, और वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया के बारे में कुछ पढ़ना है। राइट, तो आप सीधा मान लो आपको पढ़ना है कि इंडिया का जो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि इंडिया में क्या क्या कल्चर है, तो आप डायरेक्टली ना इंडिया के कल्चर पे मत कूद जाओ। आई नो आपको इंडिया पता है, बट मैं कोई ऐसा कंट्री का नाम लेती हूँ जो आपको नहीं पता होगा शायद, इन द सेंस आपको लोकेशन वगैरह उसकी नहीं पता होगी। चलिए, मैं एस्टोनिया का नाम ले लेती हूँ। एस्टोनिया, लाथुआ, लिथुआनिया, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हम इनको बोलते हैं। ठीक है, एस्टोनिया का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एस्टोनिया का कल्चर आपने पढ़ना है। राइट, यूरोप की कंट्रीज हैं, आप इतना याद रखिए। ठीक है, आई एम गुड एट मैपिंग ऑल्सो, तो मुझे पूरा वर्ल्ड मैप याद है। एनीवेज, तो एस्टोनिया का कल्चर आपने पढ़ना है, बट उससे पहले आप सीधे ना कल्चर पे मत घुस जाइए। आप ये देखिए कि एस्टोनिया कहाँ पर है, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यूरोप में है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि चलो एक बारी मैप में देख ले कि एग्जैक्टली कहाँ है, फिर आप मैप में देखोगे। ठीक है, फिर है ना, तो मतलब आप बेसिक से शुरू करा करो। राइट, इसीलिए हमें पहले ABC सिखाया जाता है, सीधा हम सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीखते। We learn ABC first, or for that matter we learn numbers first, और फिर उसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो सब सीखते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका भी होता है कि हम क्या है, चीज़ों को कनेक्ट करके और बेसिक से शुरू करें और फिर हायर लेवल पे धीरे धीरे जाएं। ठीक है, बहुत बारी चीज़ें तो हमें इसीलिए क्लियर नहीं होती है, सबसे बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, कि जो मन करता है ना, हम कुछ भी उठा लेते हैं, हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बिना ही कि इसका बेसिक पहले हमें क्लियर है या नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि NCERT जो किताबें हैं वो आपका बेसिक फाउंडेशन बनाने में बहुत हेल्प करती हैं, वो आपका एक फाउंडेशनल बेस बना देती हैं। तो और वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस आपका बना देती है कि उसके ऊपर आप कोई भी किताब पढ़ोगे ना, फिर एक बार NCERT क्लियर करने के बाद, समझने के बाद, वो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करने के बाद, अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करने के बाद,
आप जो भी रेफरेंस किताबें पढ़ोगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी, है ना जी। तो मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उसके बाद ही आप चीज़ों को एडवांस लेवल पर पढ़ने की कोशिश करिए, या फिर जो भी। और ये रूल जो है वो हर जगह अप्लाई होता है एक्चुअली, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, हमारी जो भी आप हम सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो वाली लाइफ में भी, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी, आई वाज टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है, और CRR वगैरह जो भी टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ऐसे ही जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वैसे फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसको हमारी सरकार बनाती है, ठीक है। RBI अलग पॉलिसीज बनाता है, सरकार अलग पॉलिसीज बनाती है, और उन पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उसके पीछे जो मेन एजेंडा होता है, मेन मोटिव होता है, वो यही होता है कि अपने देश की हमें जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखना है, या फिर ग्रोथ को हमें एक्सपैंड करते रहना है। तो ये एजेंडा होता है। बट इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, अब फिस्कल पॉलिसी भी कैसे गवर्नमेंट अचीव करती है, ये सारी चीजें हम लेंगे विद प्रॉपर वीडियोस एंड प्रॉपर नोट्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि हमारे देश में भी आजकल, स्पेशली अगर हम खाने की बात करें, और अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आए दिन कोई आप आर्टिकल पढ़ते होंगे कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, खाने में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या इसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसमें महंगाई बढ़ गई है। तो बहुत ज़्यादा जो है महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुँच जाती है, फिर नीचे आ जाती है, राइट। किन किन कारणों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या एग्जैक्ट फिगर्स में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, उन चीज़ों को, महंगाई को संभालने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, हम सब कुछ इन्फ्लेशन में कवर करेंगे। महंगाई तो हम जनरल शब्दों में कह देते हैं, इकोनॉमी की अगर भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन को सीधा सीधा महंगाई नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली हम और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कनेक्शन के लिए मैं महंगाई ही आपको बोलूंगी, ठीक है जी। और आप इसका मतलब ये समझ भी सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि महंगाई अगर आप बोल रहे हो तो वो गलत है, दैट इज प्रिटी मच राइट, बट उसका एक थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है जो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही समझाऊंगी, और इसके सारे रीजंस, उसके साथ साथ जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं पर्टेनिंग टू इन्फ्लेशन, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, करंट में जितनी भी चीजें चल रही हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी एक फूड इन्फ्लेशन वाला पॉइंट बताया, ये वाली चीजें भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके शीतल, ओके। तो अगली पॉइंट पर आते हैं, ऑल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, सरकार के द्वारा बनाई गई स्कीम्स भी आपको पता है कि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं आपसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि जी ये वाली स्कीम बताइए कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये वाली स्कीम बताइए कब लॉन्च हुई थी, या ये वाली स्कीम बताइए इसका क्या पर्पस है ना जी। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम्स, और अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक पेपर के लिए जरूरी है, सिर्फ NHB ही नहीं, आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में like if you are appearing in any banking exam or for that matter any other exam also, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, जो भी बहुत सारे UPSC भी बहुत सारे पेपर कंडक्ट करता है, राइट, CDS वगैरह, या फिर, ठीक है, तो जितने भी बैंकिंग एग्जाम कोई भी बॉडी, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का, राइट। स्पेशली 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से हमें बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिली हैं, और हमारी ये ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट कि हम उन स्कीम्स को पढ़ें, और हमारी ये ड्यूटी है एज अ टीचर कि मैं आपको उन स्कीम्स को बताऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उन चीज़ों में से भी क्या आप क्वेश्चन में, क्या आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और आपकी बेसिकली हर लेवल पे मैं आपको गाइड करूं, आपको आपकी हेल्प करूं, राइट। चलिए, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, हम ये सब, मैं क्या करने वाली हूं, मैं आपको अगेन एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जहां पर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, कब लॉन्च हुई थी, क्या उनका पर्पस है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि ये कुछ 20-30 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आप पढ़ लीजिए, जो पिछले एक साल में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, ठीक है। ये
पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में, और इनसे रेलेवेंट जितने भी सिर्फ जो रेलेवेंट पॉइंट है, देखो एक गवर्नमेंट स्कीम में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम यूपीएससी का पेपर लिख रहे होते तो शायद आपको थोड़ा सा एहसास होता कि एक गवर्नमेंट स्कीम को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि वहां से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। वहां पर इतना इजी नहीं पूछते कि कब एस्टैब्लिश हुआ था। हाँ, ये पूछ लेते हैं कि कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, बट देन अगेन वो एक पॉइंट होगा, बाकी जो 4 ऑप्शंस होंगे उनके साथ भी हमें डील करना पड़ेगा, जो कि वो बहुत ही डीप में जाके पूछते हैं। बट यहाँ पर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं एकदम उतना ही आपको मटीरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन टू क्लियर बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, चलिए। सो ये क्लियर हुआ गवर्नमेंट स्कीम्स। बट या एग्जाम से मेरा मतलब है मॉक, एग्जाम से मेरा मतलब है टेस्ट पेपर्स। और मैंने यहां पर इसको एग्जाम का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर्स जी वाई सर, आई वेलकम यू टू माय क्लास। सुजित दास, आई एम हियर ओनली टू गाइड यू नाउ। ओके, सो एग्जाम मैंने टेस्ट पेपर्स को इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ रिवाइज करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, बट फिर भी वो उनका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, और उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न रहता है, वो इनफ पेपर प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर वो एक टाइमली मैनर में पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब वो क्या करेंगे, वो बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स को लेके बैठ जाएंगे अपने बेड पे, अपने सोफे पे, और आराम से एक बहुत ही रिलैक्स तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज नॉट द वे हाउ यू अटेम्प्ट योर टेस्ट पेपर्स और हाउ यू अटेम्प्ट योर मॉक पेपर्स। जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपने रूम में एकदम टेबल चेयर पर बैठिए, आप अपना टाइमर लगाइए, जो आपको एग्जाम में जितने घंटे मिल रहे हैं उतना ही टाइमर लगाइए, इनफैक्ट उससे कम टाइम लगाइए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। वो हमसे थंब प्रिंट मांगते हैं, 10 जगह पर साइन करवाते हैं, है ना, लाइन होती है लंबी, हमें सीट ढूंढना पड़ता है, एग्जाम सेंटर में हम लेट पहुंचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इन सब चीज़ों में भी हमारा डिस्टर्बेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी, और एग्जाम का प्रेशर तो अलग ही होता है। तो अगर 3 घंटे का ये पेपर है, आप जब पेपर अपना अटेम्प्ट करो, 2 या 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 या 2.5 घंटे का 2 या फिर 2.5 आवर्स का आप टाइमर लगाइए, और फिर आप इस दरवाज़ा बंद करिए अपने कमरे का। ठीक है, नो वन शुड बी अलाउड टू एंटर इन योर रूम, राइट। आप बोल दीजिए अपने मम्मा पापा या जिनके साथ भी आप रहते हैं कि प्लीज़ हमें 2 घंटे दीजिए, हमें टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। और एकदम इस तरीके से टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम बहुत रिलैक्स्ड और काम मैनर में अपने घर पे कर लेते हैं, और फिर फाइनल एग्जाम में जाके हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, हम इतना ज़्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं, राइट। तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मैंने टेस्ट पेपर्स का नाम एग्जाम दिया है। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये आपको टेस्ट पेपर की तरह नहीं लगाने हैं, आपको टेस्ट पेपर्स एग्जाम की तरह ही लगाने हैं, कि ये ही आज का ही मेरा फाइनल एग्जाम है। ठीक है, और मेरे कोर्स में आई विल बी मेकिंग श्योर कि मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दूं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और टाइम में हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो प्रेशर आपको यहीं पर फील हो, और फाइनल एग्जाम में आपसे कोई हड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो पूरा रिविजन, उसके साथ साथ जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हैं वो हम सब कुछ यहीं पर अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। बट फॉर दैट आई अगेन वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। ओके, सो आई want all of you to join me in my paid batches, and for that kindly use this code, जिससे आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और मेरा जो पेड बैचेस हैं उनको लगा सकते हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी हर एक टॉपिक की, आपके नोट्स की, आपके टेस्ट पेपर्स की, आपके डाउट सेशंस भी वहां पर लिए जाएंगे। तो हर एक चीज की कवरेज, और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इकोनॉमी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेपर में इकोनॉमी काम नहीं आती है। ये मैं डे 1 से आपको बता रही हूँ, इकोनॉमी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो गए तो वो जिंदगी भर के लिए क्लियर रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। मैं ज़रूर मानूंगी कि थोड़े बहुत फैक्ट्स जो हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं,
सिचुएशन के हिसाब से, बट वो हम कवर करते रहेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग नींव बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल तुषार, आपने एकदम सही बोला। ओके, अब बात करते हैं एक और चीज़ की, विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, कोविड, आपको पता है कोविड होने के बाद WHO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना, कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद भी, इनफैक्ट अब तक WHO काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO न्यूज़ में है तो हमारा यहाँ पर क्या कर्तव्य है कि हम WHO के बारे में जाके पढ़े, विच इज़ कि हम क्या करें, हम WHO का फुल फॉर्म, कहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, कब बना था, किस पर्पस के लिए बना था, कोविड में क्या चीज़ें करी हैं, अगर कोई स्पेशल या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कोविड से रिलेटेड WHO ने जो कंडक्ट करी है, या फिर जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, WHO इंडिया के साथ कैसे इन्वॉल्व है, या फिर इंडिया और WHO ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट करा हो, कोई ऐसी स्कीम लाई हो, कोई ऐसा इनिशिएटिव WHO और इंडिया ने मिलकर लॉन्च करा हो, ठीक है, वो जैसे डायरेक्टली नाम आपसे पूछ लेंगे कि बताइए जी ये कैंपेन है, ये पर्टिकुलर कैंपेन है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, और वो ऑप्शन दे देंगे, या इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो ये सब जो है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कवर करके जाएं अपने एग्जाम में, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये सब चीज़ें कवर करवाऊंगी। आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे साथ आएँ और क्लासेस ज्वाइन करें, एंड डू कीप रिवाइजिंग योर थिंग्स सो दैट यू डोंट फॉरगेट योर थिंग्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम यहाँ से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अभी दिख रही है, हम ये सारी कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूनाइटेड नेशंस कवर करवाऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बॉडीज़ हैं, और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि बेशक अपनी फंक्शनिंग वो आजकल नहीं करता है, बहुत सारे जो उसको जिसके लिए वो बनाया गया था उसमें वो असफल काइंड ऑफ रहा है, हम ये बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाया है, इसलिए हमें इतने ज़्यादा दंगे, इतनी ज़्यादा वायलेंस आसपास देखने को मिलता है। अफगानिस्तान जैसे, मतलब एक देश को आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और यूएन कुछ नहीं कर पाया, तो वो एक अलग पहलू है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर रही है। बट हमारे एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है, जो फैक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं वही फैक्ट्स आपको करवाने वाली हूँ। तो यूनाइटेड नेशन हम करेंगे, उसके बाद यूनिसेफ हम करेंगे, उसके बाद हम WHO पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रेलेवेंस भी है, कोविड के टाइम पे काफ़ी रेलेवेंस रहा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। उसके बाद हम IMF पढ़ेंगे, विच इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, जो कि लोन्स वगैरह देता है। नहीं तुषार, 15 ही पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे, कुछ 7-8 ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आप चिंता मत करिए, ये सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, ठीक है, हम ILO पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, हम UNEP भी दिस इज UNFPA, हम UNEP भी पढ़ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज कितना पीक पर है और कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो हो सकता है UNEP पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक, मैंने जैसे आपको बताया, वर्ल्ड बैंक और IMF तो हमेशा दो ऐसी बॉडी हैं जो इम्पॉर्टेंट थी और इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और वो काम भी कर रही हैं और न्यूज़ में वो हमेशा रहती हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी, कि इंडिया को इतना लोन दिया, इंडिया के लिए यहाँ पर हेल्प करी, ये रेलवे बनाने में हेल्प करी, वो चीज़ बनाने में हेल्प करी, तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं आपको जाते जाते ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप मेरे बैचेस ज्वाइन करोगे, ठीक है, वहाँ पर आपके लिए एक और मैं एक फैसिलिटी दूंगी कि अगर आपको कोई भी एक पेपर, कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, या आप चाहते हो कि मैम आपने ये टॉपिक्स तो करा दिए, ठीक है, बट हम चाहते हैं एक मेजॉरिटी डिमांड पे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करवाओ, एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। अगर मान लो मैंने 10 टॉपिक आपको कवर करवा दिए, बट आपको कोई 11वां टॉपिक भी चाहिए कि मैम हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसके लिए भी एक लेक्चर बना के लाइए, तो हम उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, अलॉन्ग विद द नोट्स एंड एवरीथिंग, लाइक प्रॉपरली, जैसे मैं अपनी अप्रोच रखूंगी वैसे ही। ओके, सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। कल फिर से मैं NHB के YT के लिए 1:30 बजे आपसे कनेक्ट करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड all of you, take care everyone, bye everyone, bye Saloni, bye Tushar, bye Pintu, G Wiser, Live News All City, bye everyone, goodbye, I'll see you tomorrow everyone, bye.